नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब सिर्फ युद्ध का सवाल नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब महज 7 दिन का समय बचा है, क्योंकि 1 मई से पहले उन्हें अमेरिकी संसद, खासकर सीनेट से इस युद्ध को जारी रखने की मंजूरी लेनी होगी। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती 1 मई की डेडलाइन है, जिसके पहले उन्हें अमेरिकी संसद से युद्ध जारी रखने की मंजूरी लेनी होगी। अमेरिकी कानून वॉर पावर्स एक्ट स्पष्ट करता है कि कोई भी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के केवल 60 दिन तक ही सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है। ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और 2 मार्च को संसद को सूचित किया, जिससे अब समय सीमा पूरी होने वाली। समस्या सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीटें हैं, लेकिन लगभग 10 सांसद इस युद्ध के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह एकजुट है। इसका मतलब है कि ट्रंप के लिए मंजूरी हासिल करना आसान नहीं हो। यही कारण है कि ट्रंप लगातार सीजफायर को बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं। इससे उन्हें समय मिल रहा है और संसद के वोट से बचने का मौका भी। लेकिन यह रणनीति लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। इतिहास बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार इस कानून की अलग व्याख्या करते रहे हैं। बराक ओबामा ने 2011 में लीबिया में 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी। ट्रंप भी ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में ये जोखिम भरा कदम होगा। दूसरी तरफ जमीनी हालात भी जटिल होते जा रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में दबाव बढ़ा दिया है और जहाजों से टोल वसूली शुरू कर दी है। ये वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं और पेंटागन नए हमलों की योजना बना रहा है। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बीच नाटो सहयोगियों के साथ अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव दिख रहा है। कुछ देशों के सहयोग न करने पर सजा देने के विकल्पों पर चर्चा हो रही है। आर्थिक मोर्चों पर भी विरोधाभासी तस्वीर, जहां तेल कीमतें बढ़ रही हैं और मंदी की आशंका जताई जा रही है, वहीं शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। कुल मिलाकर यह संकट सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि बहुआयामी संघर्ष बन चुका है। इसमें राजनीति, कूटनीति, सैन्य रणनीति और अर्थव्यवस्था सभी शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप संसद का सामना करेंगे या फिर किसी समझौते के जरिए इस संकट से बाहर निकलेंगे। 1 मई का दिन इस पूरे घटनाक्रम की दिशा। पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरह हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुका है, जहां सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने दमदम की रैली में टीएमसी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि टीएमसी का दिया हुआ बुझने वाला है। उन्होंने इसे बदलाव की लहर बताया, जिस पर पहले चरण की भारी वोटिंग ने मुहर लगा दी है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री बंगाल की धरती का ही होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम की रैली में टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की भारी वोटिंग ने बदलाव की लहर को साबित कर दिया है। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार
बनेगी और अगला मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा, लेकिन दीदी का भतीजा नहीं। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। पहले चरण में 92% से ज्यादा मतदान ने चुनाव को और रोचक बना दिया है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में माहौल बता रही है, जबकि टीएमसी इसे जनता का लोकतंत्र में भरोसा बता रही है। चुनाव के प्रमुख मुद्दों में महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घुसपैठ शामिल हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक सहायता और सख्त कानून व्यवस्था का वादा किया है। वहीं टीएमसी इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने विकास कार्य को सामने रख रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर बाहरी हस्तक्षेप और राजनीतिक हमलों का आरोप लगा रही है। अब नजर दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल और 4 मई के नतीजों पर है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि बंगाल के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। देश की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कदम सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि राघव चड्ढा अकेले नहीं हैं, उनके साथ पार्टी के कई और राज्यसभा सांसद भी इस फैसले में शामिल हुए हैं। ऐसे में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत अचानक घट गई है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पार्टी छोड़ने के बावजूद इन नेताओं की सांसदी क्यों नहीं जाएगी। उसका जवाब छिपा है एंटी डिफेक्शन लॉ में। नियम के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। इस मामले में भी वही स्थिति बनती दिख रही है। अब सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक है। क्या ये आम आदमी पार्टी के अंदर बड़े संकट का संकेत है और क्या ये बदलाव राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित करेगा? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आज गुवाहाटी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुयाइन शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। दरअसल पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकी भुइया शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्ति होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी जैसी धाराएं भी शामिल हैं। कोर्ट में खेड़ा की ओर से दलील दी गई कि यह महज मानहानि का मामला है और उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलनी चाहिए, लेकिन असम सरकार ने इसे गंभीर आपराधिक मामला बताते हुए जमानत का विरोध किया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल उठता है कि पवन खेड़ा की अगली कानूनी रणनीति क्या होगी। श्रीनगर से एक अहम बयान सामने आया है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए साफ कहा कि सिर्फ सरकार के प्रयासों से यह चुनौती खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जब तक समाज और माता पिता इसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक नशे पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है। उनके मुताबिक लोगों की भागीदारी ही इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। वहीं राजनीतिक परिदृश्य पर भी उन्होंने बड़ा दावा किया। ममता बनर्जी को बंगाल में जीत का भरोसा जताया, जबकि केरल में कांग्रेस और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की जीत का भविष्यवाणी की। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान एक तरफ सामाजिक मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है और तो दूसरी तरफ देश की सियासत पर उनकी स्पष्ट राय भी सामने लाता है। बढ़ते हैं आगे। ये तस्वीरें सिर्फ एक अंतिम यात्रा की नहीं है, ये उस रिश्ते की मिसाल है जो वर्दी और आम नागरिक के बीच दिल से बनता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में जब
एक जनाजा उठा तो उसे कंधा देने के लिए सिर्फ परिवार और गांव वाले ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के जवान भी मौजूद थे। यह जनाजा किसी सैनिक का नहीं बल्कि एक ऐसे आम नागरिक का था जो अपने काम से किसी हीरो से कम नहीं था। ये कहानी है ताहिर फजल की, एक ऐसा नाम जिसने 2003 से ऑपरेशन सर्प विनाश के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सिर्फ सेना की मदद नहीं की बल्कि इलाके में ग्राम रक्षा समिति की स्थापना में भी बड़ा योगदान दिया। उनकी इसी बहादुरी और समर्पण को सलाम करने के लिए सेना ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। व्हाइट नाइट कोर ने भी कहा, यह एक बहादुर दिल को अंतिम सलाम है। ताहिर फजल भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका जज्बा और देश के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू के मीरा साहब क्षेत्र के इंदिरा नगर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर नशा तस्करों के ठिकानों पर जोरदार दबिश दी। इस दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कार्रवाई को और सख्त बनाते हुए प्रशासन ने नशा तस्करी में शामिल आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया। इस कदम ने साफ संदेश दे दिया कि अब नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभियान के बाद इलाके में सर्च तेज है और स्थानीय लोगों ने भी इस सख्त कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। लोगों का कहना है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को नशे के खतरे से बचाया जा सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुहिम को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाता है और क्या ये इलाका पूरी तरह नशा मुक्त बन पाता है। आज बगलामुखी जयंती के पावन अवसर पर देश भर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं ने माता बगलामुखी के दर्शन कर सुख समृद्धि और रक्षा की आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया और मंत्रोच्चार व हवन के साथ विशेष अनुष्ठान भी किए गए। मान्यता है कि माता बगलामुखी की उपासना से शत्रुओं पर विजय और संकटों से मुक्ति मिलती है। मैं सब जम्मू वासियों को माँ बगलामुखी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। आज माँ डूम्बावती, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा देवी की जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सरवाल नीलकंठ मंदिर में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे पूजनीय महंत रोमिल शर्मा काल भैरव मंदिर अपर बाजार 35C की अध्यक्षता में किया गया है। सारे जम्मू वासियों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें और भंडारा पाकर अपने और अपने परिवार के लिए खुशहाली, तंदुरुस्ती और उन्नति की प्रार्थना करें। जितने भी सनातनी मेरे भाई हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जिनके बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं हमारे समाज में, हमारे अपने बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, उनको जितना हो सके अपने मंदिरों की तरफ झुकाएं, पूजा पाठ की तरफ लाएं, क्योंकि ये जो नशा है, इस नशे ने पूरे भारतवर्ष को खोखला कर दिया है। जय माता जी, मैं श्यामलाल सेवादार माता बगलामुखी मंदिर बोला। आज 24 अप्रैल 2026 है, माता बगलामुखी की जयंती है, शुक्रवार है, बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सारे जम्मू वासी आ देना और दर्शन करा देना। आज चाहते हैं हर साल इस तरीके ना पब्लिक जरिए दर्शन कर माता रानी दे और सुख पंथ और प्रसाद ग्रहण करना। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ, कुछ देश विदेश और कुछ राज्यों की खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।